मूवी के पार्ट फर्स्ट में हमने देखा था किस तरह से शिनयान और किमसू की मुलाकात होती है और किमसू को ब्रेन कैंसर है, वहीं शिनयान एक नंबर वन किलर। नाउ पार्ट टू। और अब शिनयान और किमसू शिन हाउस आते हैं क्योंकि शिनयान के फादर और गुजियान के फादर ने किमसू के दादाजी को धमकी दी है कि वो इन्हें बर्बाद कर देंगे। और किमसू के दादाजी ने किमसू से कहा है जाकर माफी मांगो, इस मैटर को यहीं खत्म करो। और किमसू उससे कह रहा होता है क्या मुझे माफी मांगनी चाहिए, और शिनयान इससे कहती है मेरे लोग माफी नहीं मांगते। और फिर शिनयान किमसू को पहले अकेले अंदर भेजती है और किमसू को अकेला देखकर शिनयान की माँ कहती है तुम अकेले आए हो, मेरी बेटी कहाँ है। और सिंगनिंग किमसू से कह रही होती है तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे फादर पे हाथ उठाया। और बहुत ही गुस्से में इसकी तरफ बढ़ती है लेकिन ये उसका गला पकड़ लेता है और इससे कहता है अपनी हद में रहो वरना तो मैं भी क्रिपल बना दूंगा। और हम स्टेशन पर से उसको बातें सुनाने लगते हैं और अब शिन्याने आती है और अपने फादर से धमकी भरे अंदाज में उनसे कहती है आपके पास 3 मिनट है, कॉल करो और किमसू पर किया हुआ केस वापस ले लो। और फिर बच्चा बनते हुए किमसू शिन्यान से कहता है शिन्यान तुम्हारे फादर ने मुझे डांटा और मुझसे ये भी कहा कि मैं मेंटली इल हूँ और मरने वाला हूँ। और किमसू की बातें सुनकर शिन्यान की माँ शिन्यान से कहती है इस पर विश्वास मत करो, दिखावा कर रहा है। और फिर शिन्यान किमसू से कहती है तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारे संग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और किमसू को लेकर यहाँ से चली जाती है और फिर ये दोनों बाहर आकर खड़े हो जाते हैं और वह शिन्यान गिनती करने लगती है 3 2 1। और एक गिनते ही शिन मेंशन में आग लग जाती है क्योंकि शिन्यान ने शिन मेंशन में फायर बम लगा दिया था और इसके बारे में किमसू को भी कुछ नहीं पता था। और ये देखकर किमसू उससे कह रहा होता है तो ये तुम्हारा सोल्यूशन है। और अब आग लगने की वजह से घर के सारे लोग बाहर निकल आते हैं और फिर शिन्यान का फादर से कहता है तुम मैं मत सोचना, तुम मेरी बेटी हो इसलिए तुम कुछ भी कर सकती हो। और शिन्यान अपने फादर से कहती है आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आपकी बेटी तो ऑपरेशन टेबल पर ही मर चुकी थी और जानते हैं उसे किसने मारा, खुद उसके बाप ने। और अब शिन्यान की बातें इन लोगों को समझ में नहीं आ रही होती और अब शिन्यान इन लोगों को बताती है कि इसके संग क्या क्या हुआ। शिन्यान के फादर को लग रहा था कि शिन्यान दिमागी रूप से बीमार है लेकिन इसीलिए उसे इलाज के लिए अब्रॉड भेज दिया, लेकिन जिस अस्पताल में उसको भेजा था वो लोग सीक्रेटली इंसानों पर प्रयोग करते थे। और अब शिन्यान अपने पेरेंट्स से कह रही होती है कि आप लोगों को पता है जब दिमाग में करंट दिया जाता है तो उसका दर्द कैसा होता है। उस जगह पर मेरे लिए एक दिन 1 साल के बराबर था और जब भी वो लोग मुझे दर्द देते, मुझे पेन होता, मेरे मुंह से झाग आता, मैं हर बार बस यही सोचती थी कि मेरे पेरेंट्स आकर मुझे ले जाएंगे। और यही उम्मीद करते करते शिन्यान की डेथ हो गई। शिन्यान का फादर कहता है मैंने तो बस तुम्हें वहाँ इलाज के लिए भेजा था। और मार होते हुए आकर शिन्यान से चिपक जाती है और उससे कह रही होती है बेटा कह दो कि झूठ है, सब कुछ सच नहीं है। और शिन्यान अपनी माँ को धक्का दे देती है और फिर लोगों से कहती है और आप लोगों ने मुझे वापस बुलाया और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मैं गुजियांग से अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर दूं क्योंकि आपकी प्यारी बेटी को उससे प्यार हो गया। और फिर अपनी सगाई का रिबन फाड़ते हुए लोगों से कह रही होती है आज मैंने आप लोगों की तमन्ना पूरी कर दी, अब मेरा गुजियांग और उसकी फैमिली से कोई संबंध नहीं। और इतना बोलकर चली जाती है और फिर शिन्यान का फादर उससे माफी मांगते हुए उसके पीछे भागने लगता है मगर किमसी उसको पकड़ लेता है और उससे कहता है आज तक आप उसे जो कुछ नहीं दे पाए मैं उसे वो सब कुछ दूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। और किमसी की बात सुनकर शिन्यान का फादर कहता है जो इंसान कुछ ही दिनों में ब्रेन कैंसर से मरने वाला है वो कह रहा है कि वो उसकी रक्षा करेगा कैसे। और फिर किमसू कहता है भले ही मैं मरने वाला हूँ लेकिन मरने से पहले मैं उसे अपना सब कुछ दे जाऊंगा। और अब शिन्यान की माँ शिन्यान के फादर से झगड़ा कर रही होती है, कह रही होती है देखा तुम ना तुम्हारी जिद की वजह से क्या हो गया। और शिन्यान का फादर कह रहा होता है मैंने उसकी भाई के लिए सब कुछ किया था, सिर्फ इलाज के लिए भेजा था, मुझे नहीं पता था वहां सब कुछ हो जाएगा। और फिर शिन्यान की माँ सिंह को घर से निकलने के लिए बोल रही होती है और मासूम बनते हुए सिंह कह रही होती है माँ पापा आप लोग मेरे पेरेंट्स से मेरा सब कुछ है, आप लोगों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी। अब माँ इसको झटक देती है और उससे कहती है मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और फिर अपने पति से कहती है तुमने कभी भी अपनी सगी बेटी को सीरियसली नहीं लिया और उसके साथ हमेशा गैर और ऐसा बर्ताव किया और अब मुझे भी इस घर में नहीं रहना। और फिर शिनम का फादर उसका हाथ पकड़ लेता और उससे कह रहा होता है तुम कहाँ जा रही हो। और माँ कहती है जब मेरी बेटी यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी। और अब मिस्टर सिंह अपने सेक्रेटरी को बुलाता है और उससे कहता है मेरी बीवी पर चुपचाप नजर रख के उसकी रक्षा करना और मैंने जिस हॉस्पिटल में शिन्यान को इलाज के लिए भेजा था उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, मैं इस दुनिया में से उन लोगों का नाम निशान मिटा दूंगा। और अब माँ शिन्यान के संग जाने के लिए आकर उसकी गाड़ी में बैठे आती है और अपने बेटे के संग घुलने मिलने के लिए कूल बनने की कोशिश कर रही होती है मगर शिन्यान माँ से कह रही होती है गाड़ी में से बाहर निकलो। और माँ को गाड़ी में बैठा देखकर किमसू को जैसे होकर कहता है तुम इस सीट पर नहीं बैठ सकती, शिन्यान के साथ उसकी गाड़ी में उसके बगल वाली सीट पर सिर्फ मैं बैठ सकता हूँ। लेकिन माँ टस से मस्त नहीं हो रही थी, गाड़ी से बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए शिन्यान किमसू से कहती है रहने दो और उसका हाथ पकड़कर बाइक के पास ले जाती है। और अब इस बाइक पर किमसू शिन्यान के पीछे बैठता है और शिन्यान बाइक चलाती है। और अब शिन्यान अपने होटल रूम आती है और इन दोनों का पीछा करते हुए माँ भी यहाँ आ जाती है और शिन्यान इनसे कह रही होती है आप यहाँ क्या कर रही हैं, चलो निकलो यहाँ से। और फिर माँ शिन्यान के पैरों में गिरकर कह रही होती है जो कुछ हुआ तुम्हारे फादर की गलती है, प्लीज माँ को यहाँ रहने दो, माँ तुम्हें होल्ड करके सोना चाहती है। और ये बात सुनकर किमसू पुजे से हो जाता है और शिन्यान से कहता है शिन्यान तुमने मुझे प्रॉमिस किया है आज रात हम दोनों साथ सोएंगे। और ये बात सुनकर माँ कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, अभी तुम दोनों की शादी नहीं हुई है और शादी से पहले मैं अलाउ नहीं करूंगी। और फिर शिन्यान माँ से कहती है अलाउ, आपसे परमिशन मांगी किसने है। और फिर किमसू को अपने पास खींचते हुए कहती है जाओ जाकर पहले शार ले लो।
और अम्मा कह रही होती शिन्यान घर वापस नहीं आना चाहती तो मैं क्या करूँ। आइडिया, एक काम करती हूँ, इस होटल को ही खरीद लेती हूँ। और माँ की बात सुनकर मिस्टर लू कहते हैं मैडम आपको पता है इस होटल की कीमत 3 बिलियन है। और फिर माँ चेक साइन करके मिस्टर लू को दे देती है। और अब किमसू मस्त साड़ लेके नहा धो के बॉडी दिखाते हुए बाथरूम से बाहर आता है और शिन्यान के पास आकर रोमांस करने लगता है और ये दोनों रोमांस कर ही रहे होते हैं। तभी बाहर से माँ के चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही होती है शिन्यान अब तुम जब तक चाहो उस होटल में रहो क्योंकि माँ ने तुम्हारे लिए इस होटल को खरीद लिया है। और इन दोनों का पूरा रोमांस बर्बाद हो जाता है, इनका रोमांटिक मूड खराब हो जाता है और फिर दोनों अलग होकर सो जाते हैं। और फिर सुबह होते ही माँ फिर से शिन्यान के लिए केक ले आती है जो कि एक टाइम पर शिन्यान का फेवरेट केक हुआ करता था। और शिन्यान रूडली माँ से कह रही होती है ना जाने कब से मैंने मीठा खाना छोड़ दिया है। और फिर किमसू भी आ गया था और फिर माँ किमसू को केक पकड़ाकर चली जाती है। और अब किमसू को माँ के ऊपर दया आ रही होती है और वो शिन्यान से कह रहा होता है शिन्यान आखिर वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है। शिन्यान इससे कहती है ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। और अपने मन में कह रही होती है तुम सोच भी नहीं सकते मैंने कितना झेला है। और अब माँ अपने मुंह में कपड़ा लगाकर अपने ही हाथों से खुद को करंट लगा रही होती है जिससे कि वो शिन्यान के दर्द को समझ सके कि शिन्यान ने कितना झेला है। और उस दर्द को एक्सपीरियंस करके बिलक बिलक के बहुत जोड़ने लगती है और कह रही होती है बेटा प्लीज मम्मा को माफ कर दो, मम्मा ने कुछ भी जानकर नहीं किया। और फिर अपने दिमाग को करंट लगाती है और ये झटका झेल नहीं पाती। और इसी वक्त पर शिन्यान माँ का लाया केक खा रही होती है और शिन्यान के हाथ से केक छूटकर नीचे गिर जाता है और उसके दिल में दर्द होने लगता है। और तभी किमसू आ जाता है और उससे कह रहा था क्या हुआ। और शिन्यान इससे कहती पता नहीं, अचानक से कुछ खाली खाली महसूस हो रहा है। और तभी इन्हें बाहर से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर ये बाहर आते हैं और आकर शिन्यान देखती है कि माँ ने अपने ही हाथों से खुद को कितना दर्द पहुंचाया है। और फिर शिन्यान देखती है कि माँ को सांस नहीं आ रही और ये देखकर घबरा जाती है और फिर माँ को सीपीआर देने लगती है और कह रही होती है माँ प्लीज होश में आ जाओ, आप नहीं मर सकती। लेकिन माँ होश में नहीं आती और फिर शिन्यान माँ को वही दवाई पिलाने लगती है जो उसने किमसू को पिलाई थी। और इस दवाई के बॉक्स में शिन्यान ने अपनी माँ की फोटो रखी होती है और फिर शिन्यान माँ को दवाई पिलाती है लेकिन दवाई पिलाने के बाद ही माँ को होश नहीं आता। और फिर शिन्यान बाथ टब में करंट डालकर माँ को उसमें लिटा देती है क्योंकि जब वो लोग शिन्यान को करंट देते थे और करंट की वजह से शिन्यान बेहोश हो जाती थी तो वो लोग भी शिन्यान के संग ऐसा ही करते थे और शिन्यान होश में आ जाती थी। और अपनी माँ को होश में लाने के लिए आज शिन्यान वही कर रही होती है और फिर माँ को सांस आ जाती है। और अब ये लोग हॉस्पिटल में होते हैं और शिन्यान का फादर दौड़ते हुए आता है और शिन्यान से कह रहा होता है तुमने अपनी माँ के संग क्या किया। मगर किमसू बीच में आ जाता है और इनसे कहता है तुम शिन्यान को ब्लेम कर रहे हो लेकिन इस वक्त तुम्हें आंटी के लिए प्रे करनी चाहिए। लेकिन शिन्यान के दिमाग में डॉक्टर की बोली बातें चल रही होती हैं। डॉक्टर ने कहा था पेशेंट ने खुद को फोर्सफुली करंट दिया है जिसकी वजह से उसके दिल की दिमाग की नसें डैमेज हो गई हैं और कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से उसे हमेशा के लिए सफर करना पड़े। और अब डॉक्टर बाहर से बाहर आता है और बताता है पेशेंट खतरे से बाहर है। और ये बात सुनकर शिन्यान को थोड़ी तसल्ली हो जाती है लेकिन अब अपनी माँ से मिले बिना यहाँ से चली जाती है। और अब फादर माँ के पास बैठकर रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं मुझे माफ कर दो, मैं फेल हो गया, मैं अपने बीवी और बच्चों की रक्षा नहीं कर पाया। और अब फादर किमसू को बुलाते हैं और इससे पूछ रहे होते हैं क्या हुआ था। और फिर किमसू उन्हें पूरी बात बता देता है आंटी ने शिन्यान के दर्द को एक्सपीरियंस करने के लिए खुद को करंट दिया है। और फिर मिस्टर शन से कहता है आपको शिन्यान से माफी मांगनी चाहिए। और मिस्टर शन कहते हैं मैं उसका फादर हूँ और तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और फिर किमसू कहता है क्योंकि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ और आपने कहा कि आप उसके फादर हैं, किस तरह के फादर हैं आप। जब अब्रॉड में इलाज के नाम पर उसे इतना टॉर्चर किया गया और बू जियांग ने उसे जान से मारने की कोशिश की तब आप कहाँ थे। और अब किमसू मिस्टर शिन को बू जियांग और शिनयांग की बातों की रिकॉर्डिंग सुना देता है जहाँ ये दोनों शिनयांग को जान से मारने की बात कर रहे होते हैं। और अब रिकॉर्डिंग सुनकर और सच्चाई जानकर फादर बू जियांग और शिनयांग को गाली दे रहे होते हैं। और अब किमसू मिस्टर शिन से कहता है क्या आपको सच में शिनयांग की परवाह है। और फादर कहते हैं बिल्कुल है, वो मेरी सगी बेटी है। और फिर किमसू कहता है अगर ऐसा है तो आपने शिनयांग को फोर्स क्यों किया कि वो बू जियांग से सगाई तोड़ दे। और फादर कहते हैं क्योंकि ये शादी बिजनेस के पर्पज से हो रही थी तो मैं जानता हूँ कि वो जियांग कितना घटिया है। और फादर की बात सुनकर किमसू कहता है जब आप पहले सबको जानते ही थे तो आपने शिनयांग भी क्यों नहीं बताया। और फिर फादर कहते हैं क्योंकि जब शिनयांग अब्रॉड से लौट कर आई तब बिल्कुल बदल चुकी थी, मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। और अब मिस्टर शन किमसू को सिगरेट ऑफर करते हैं और किमसू कहता है मैं स्मोक नहीं करता। और फिर हंसते हुए फादर कहते हैं इसका मतलब तुम अपने होने वाले फादर इन लोगों को मना कर रहे हो। और अब इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और दोनों बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं और अपने मन की बात एक दूसरे से कर रहे होते हैं। और अब टाइम पर एंटीडोज ना मिलने की वजह से शिनयान की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। किमसू को समझ नहीं आ रहा था कि शिनयान ऐसा क्यों कर रही है और फिर किमसू दरवाजा बजाने लगता है तभी उसके हाथ में ब्लड लग जाता है और वो समझ जाता है कि शिनयान की तबीयत खराब है और फिर वो जोर जोर से गेट बजाने लगता है मगर शिनयान दरवाजा नहीं खोल रही होती। और फिर किमसू उससे कहता है जब मेरी तबीयत खराब थी तब तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और शिनयान दरवाजा नहीं खोल रही थी इसीलिए होटल स्टाफ को फोन करके चाबी मंगाता है और फिर दरवाजा खोलकर शिनयान के पास जाता है और उसकी केयर कर रहा होता है और उससे कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। मगर शिनयान मना कर देती है और कहती है मैं थोड़ी देर सो जाऊंगी फिर ठीक हो जाऊंगी। और अब किमसू शिनयान को बेड पर ले आता है और फिर उसका ब्लड पहुंचने के लिए कपड़ा लेके आता है लेकिन तब तक शिनयान उठे आती है लेकिन अब शिनयान किमसू को नहीं पहचान रही होती।
खतरा समझकर इसकी गर्दन पर चाकू रख देती है और उससे कहती तुम कौन हो, दूर रहो मुझसे। लेकिन किमसू उससे दूर नहीं होता। गर्दन में चाकू रखे होने के बाद भी इसे बहुत ज्यादा प्यार से समझा रहा होता है, इसे संभाल रहा होता है। शिनयान की केयर कर रहा होता है और उसको याद दिला रहा होता है कि मैं कौन हूँ। और किमसू की बात सुनकर शिनयान को याद आ जाता है और ये किमसू को पहचान लेती है। और फिर किमसू से कह रही होती है आज रात के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। और इसकी बात सुनकर किमसू से गले लगा लेता है और उससे कहता है ये जिंदगी तुम्हारी है और तुम जैसे चाहो उसे यूज करो। और अब यहाँ जाओजी आता है और इन दोनों को ऐसे देखकर कह रहा होता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, दरवाजा खुला हुआ था इसलिए मैं अंदर आ गया। और अब शिनयान सो चुकी थी और फिर जाओजी किमसू को दवाई देता है शिनयान को पिलाने के लिए। लेकिन किमसू को डाउट हो रहा होता है। अब जाओजी से कहता है चिंता मत करो, मैं इसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और फिर किमसू शिनयान को दवाई पिला देता है और फिर जाओजी किमसू को बाहर लेके जाता है बात करने के लिए। और अब जाओजी किमसू को बताता है कि जिस जगह पर शिनयान को इलाज के लिए भेजा गया था मैं भी वहीं पर था और उन लोगों ने ही हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और हमें तैयार करके हत्यारा बनाया। उनमें से कोई भी उनके संग दगाबाजी ना करे इसलिए हम लोगों को एक जहर दिया गया है जिसके लिए हमें हर 6 महीने में एंटीडोज लेना पड़ता है और अगर हमें टाइम पर एंटीडोज नहीं मिला तो हमारी डेथ हो जाएगी। और शिनयान ने संगठन के खिलाफ जाकर तो मैं वो मेडिसिन पिला दी और अपनी जान को खतरे में डाल दिया। और वैसे तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता लेकिन मैं तुम्हारी चॉइस की इज्जत करता हूँ। और फिर किमसू उससे कहता है तुम शिनयान से मिलकर नहीं जाओगे। और जाओजी कहता है नहीं, अब मैं उसे तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, उसका ख्याल रखना। और अब शिनयान को होश आता है और वो देखती है कि किमसू उसके बगल में लेटा है और ये देखकर शिनयान उससे कहती है क्या तुम नरक में भी मेरे संग जाना चाहते हो। और किमसू कहता है मैंने तुमसे कहा है ना तुम जहां भी जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। और अब शिनयान नहाने के लिए आती है और किमसू भी आ जाता है और शिनयान इससे कह रही होती है क्या तुम मेरे साथ नहाना चाहते हो। और किमसू कहता है हाँ। और शिनयान इससे कहती है सपने देखो और ऐसा जाने लगती है मगर किमसू उसका हाथ पकड़ लेता है और इसे पकड़ के बाथ टब में पटक लेता है। और शिनयान इससे कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो। लेकिन आज किमसू नहीं मानता, शिनयान को किस करने लगता है मगर फिर शिनयान भी सेड्यूस हो जाती है और इसे किस करने लगती है। और फिर आज रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और अब किमसू शिनयान से पूछता है बचपन में तुम्हें ऐसा क्या हो गया था जिसके इलाज के लिए तुम्हारे फादर ने तुम्हें अब्रॉड भेज दिया। और शिनयान कहती है मुझे याद नहीं, मुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी। और अब किमसू से बताता है 15 साल पहले गुजांग के फादर ने कंपनी बनाई थी जिसमें ड्रग का डेवलपमेंट हुआ था और उसके बाद ही तुम्हें मेंटल प्रॉब्लम हो गई थी और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। और अब ये दोनों शिनयान के फादर के पास आते हैं और अब शिनयान अपने फादर से पूछती है बचपन में मुझे कौन सी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से आपने मुझे अब्रॉड भेज दिया था। और अब इसका फादर बताता है तुम्हें भ्रमित होने की बीमारी हो गई थी और हमने तुम्हारा बहुत इलाज करवाया लेकिन यहाँ कोई भी डॉक्टर तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। और फिर गुजांग के फादर ने मुझे बताया अब्रॉड में एक ऐसा अस्पताल है जहाँ तुम्हारा इलाज हो सकता है और इसीलिए मैंने तुम्हें वहां भेज दिया, मुझे माफ कर दो। और अब शिनयान अपने फादर को बताती है एक्चुअली में मुझे रोज ड्रग दिया गया। और अभी फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता। और फिर किमसू कहता है सुजान के फादर ने जो नई कंपनी बनाई थी और उसमें जो ड्रग डेवलप हुआ था वही ड्रग शिनयान को हर रोज दिया गया मगर अभी फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कह रहे होते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, भला वो लोग इसे हर रोज ड्रग कैसे दे सकते हैं। और अब किमसू फादर को एक फोटो दिखाता है जिसके बारे में तो शिनयान भी नहीं जानती थी, जिसमें जिंगशन किसी से हाथ मिला रही होती है और ये इंसान कोई और नहीं बल्कि जिंगशन का फादर है जिसका नाम है मिस्टर लिंजी। और अब मिस्टर शिन चौंक कर कह रहे होते हैं लिंजी जिंदा है। और शिनयान कहती है ये इंसान कौन है। और फिर फादर से बताते हैं यही शिनयान का फादर है क्योंकि शिनयान का असली सरनेम लिन है। और फिर फादर कहते हैं 15 साल पहले मुझ पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था और मेरी जान बचाते हुए लिंजी ने अपने ऊपर गोली खा ली थी, इसकी वजह से उसकी डेथ हो गई और इसीलिए मैंने उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया और अपनी बेटी की तरह पाला। और फिर शिनयान पूछती है क्या आपने उनकी डेड बॉडी को अपनी आंखों से देखा था। फादर कहते हैं नहीं, जब तक हम वहां पहुंचे वो कवर हो चुके थे। और अब शिनयान अपने फादर से कहती है एक्चुअल में वू जियांग के फादर और मिस्टर लिन जी एक दूसरे के साथ काम करते हैं और अपने राज को दुनिया से छिपाए रखने के लिए उस कंपनी में आग लगा दी थी और इसमें हजारों मासूम लोग जलकर मर गए थे। और जिस संगठन के लिए शिनयान और जाओजी काम करते हैं वो संगठन इन दोनों का ही है और वो लोग शिनयान और जाओजी की तरह ही छोटे बच्चों को फंसा लेते हैं और फिर अपने लिए काम करने को मजबूर करते हैं। और इसीलिए जिनसे वू जियांग बार बार शिनयान को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों नहीं चाहते थे किसी भी तरीके से ये बात बाहर आए। और अब शिनयान को भी ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि वू जियांग उसे क्यों मारना चाहता था और सेंजिंग और उसका फादर शिनयान के फादर की पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते हैं। और इन सब लोगों ने बचपन से ही शिनयान के खिलाफ साजिश की। और अब शिनयान का फादर गुस्से में वू जियांग के फादर के पास जा रहा होता है तभी सामने से शिनयान की माँ आ रही होती है और शिनयान नोटिस करती है कि इसकी माँ बहुत ज्यादा बदली बदली लग रही है क्योंकि अपने दिमाग में इलेक्ट्रिक शॉक देने से इनकी करीब 20 सालों की याददाश्त चली गई है। और अब शिनयान इनके लिए 7-8 साल की छोटी बच्ची है और सामने खड़ी शिनयान को ही नहीं जानती। और अब सेंजिंग और वू जियांग अपनी जान बचाते हुए भाग रहे होते हैं क्योंकि शिनयान और किमसू दोनों के पीछे पड़ गए थे। और अब किमसू और शिनयान के आदमी लोगों को घेर लेते हैं और अब शिनयान को देखकर वू जियांग इसके पैरों में गिर जाता है और बैक करते हुए माफी मांग रहा होता है और इससे कहता है मुझे माफ कर दो, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया, मैं और जिनसिंग तो बच्चे थे, सब कुछ हमारे बड़ों ने किया और हम लोग तो दोस्त के साथ बड़े हुए हैं, प्लीज हमारी लाइफ बख्श दो, हमें जाने दो, हम वादा करते हैं आजकल हम दोनों तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे। और इसकी बात सुनकर शिनयान से कहती है हम लोग साथ बड़े हुए हैं, ये बात तुमने तब क्यों नहीं सोची जब तुम मुझे जान से मारना चाहते थे।
और फिर शिनजिंग से कहती है, सन फैमिली ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, पर तुमने ऐसा क्यों किया? और वह जोर जोर से हंसने लगती है और इससे कहती है, बेटी की तरह पाला? और फिर पास्ट के बारे में दिखाया जाता है, जहाँ सेंगजिंग और शिनयान एक साथ खेल रही होती हैं और खेलते खेलते शिनयान गिर पड़ी थी, जिसकी वजह से इसके पैर में चोट लग जाती है और इस वजह से मिड शिनयान के ऊपर चिल्लाने लगती है। और फिर शिनयान की मदर आकर शिनयान को यहाँ से ले जाती है और जिंगसिंग जोर जोर से रोने लगती है। और अब शिनयान सिंजिंग से कह रही होती है, हम दोनों तो दोस्त थे ना? और सिंजिंग कहती है, दोस्त? कैसे दोस्त? तुम जैसी अमीर लड़की और मैं क्या थी? कुछ भी नहीं। हम दोनों दोस्त हो ही नहीं सकते। मुझे तो सब कुछ चाहिए था। और याद है, मैंने तो बचपन में कैंडी खिलाई थी, क्योंकि बचपन में सिंजिंग के फादर ने सिंजिंग को ढेर सारी टॉफी दी थी और इन सभी कैंडीज में ड्रग मिला हुआ था। और सिंजिंग किसी न किसी बहाने से पर डे शिनयान को एक कैंडी खिलाती थी और इन कैंडीज में वही ड्रग था जो गू जियांग के फादर और सिंजिंग के फादर की कंपनी में डेवलप हुआ था और दोनों इसी के लिए काम करते हैं। और सिंजिंग के फादर और गू जियांग के फादर ने दोस्ती की आड़ में शिनयान के फादर के भोलेपन का फायदा उठाया और उनकी फैमिली बर्बाद कर दी और अपनी बेटी को शिन परिवार में शामिल करके शिनयान के फादर की पूरी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। और अब शिनयान को समझ में आ आता है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। ये सब कुछ सिंजिंग ने उसे ड्रग भरी कैंडी खिलाकर किया था। और अब पुलिस की गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है और गाड़ी का हॉर्न सुन के जिंगशिंग भागकर बिल्डिंग से छलांग लगा देती है और ये देखकर गू जियांग जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। और फिर किमसू कहता है, रोने की जरूरत नहीं है, वो अभी मरी नहीं है, जिंदा है। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया था और हाथ पकड़ के ऊपर खींच लिया था। संजय शिनयान से कहती, तुमने मुझे मरने क्यों नहीं दिया? और शिनयान कहती है, इतनी आसानी से नहीं। जो दर्द बचपन से लेकर आज तक मैंने झेला है, उसका दोगुना भी तुम्हें झेलना है। और अब ये दोनों इन दोनों को यहीं छोड़कर चले जाते हैं और गू जियांग अब भी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होता है। और किमसू शिनयान के चले जाने के बाद सिंजिंग खुद को इन लोगों से छुड़ा लेती है और यहाँ से भाग जाती है। और गू जियांग सिंजिंग से बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए इन सब लोगों को रोक रहा होता है। सिंजिंग से कहता है, सिंजिंग भाग जाओ। और सिंजिंग इसे यहीं पर अकेला छोड़कर भाग जाती है। और अब यहाँ शिनयान के फादर भी आ जाते हैं और फादर को देखकर सिंजिंग कह रही होती है, डैड प्लीज मेरी हेल्प करो। और फादर से कहता है, तुमने आज तक जो भी गंदे काम किए हैं मुझे उनके बारे में पता चल गया है। और अब ये बहुत ज्यादा गोली बनते हुए फादर को इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और फिर अचानक से इनके ऊपर चाकू से हमला कर देती है और कहती है, बूढ़े आदमी मेरा रास्ता छोड़ दे। और मिस्टर शिन कहते हैं, मैं तुम्हें एक बार फिर से शिनयान को हर्ट नहीं करने दूंगा। और अब यहाँ किमसू के गार्ड जाकर इसको पकड़ लेते हैं। और अब किमसू के पास फोन आता है और उसे पता चलता है कि इसके दादाजी की डेथ हो चुकी है। और यह जानकारी अपने घर आता है, लेकिन यहाँ पर लोगों से अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और किमसू कहता है कि इसकी हिम्मत जो मुझे अंदर आने से रोके। और इसके आदमी कहते हैं, ये घर के मालिक का ऑर्डर है। और ये बात सुनकर किमसू चौंक जाता है। और अब बुआ बाहर आती है। अब बुआ को देखकर किमसू इनसे कह रहा होता है, आंटी सब क्या हो रहा है? और बुआ से कहती, इस घर की नई मालकिन मैं हूँ और तुम्हारे दादाजी ने मरने से पहले तुम्हें प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया है। और किमसू कहता है, नामुमकिन, मैं तो दादाजी का फेवरेट था। हाँ, तुम दादाजी के फेवरेट थे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब थी तब तुमने क्या किया? तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहे हो, बिल्कुल अपनी बाप की तरह। क्योंकि किमसू के दादाजी ने किमसू के फादर की शादी बिजनेस के लिए एक अमीर लड़की से करवा दी होती है, मगर किमसू का फादर किसी और लड़की से प्यार करता था, इसीलिए अपने फादर के खिलाफ जाकर अपना सब कुछ छोड़कर चला जाता है। और किमसू के फादर के घर छोड़ के चले जाने के बाद सब कुछ किमसू की बुआ ने ही संभाला था। लेकिन जब किमसू 8-10 साल का हो जाता है तो दादाजी सबके सामने अनाउंस करते हैं, ये है किमसू, मेरा पोता, किम फैमिली का वारिस। मगर ये बात बुआ को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आंटी कह रही होती है, तेरे आ जाने के बाद डैड ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और मुझे 10 सालों के लिए अपने देश से दूर अब्रॉड भेज दिया। और अब शिनयान किमसू का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है, मेरे साथ आओ, मैं देखती हूँ तो अंदर आने से कौन रोकता है। और यहाँ खड़े गार्ड्स इन्हें रोक रहे होते हैं और इन दोनों से फाइट करते हुए ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से किमसू की तबीयत फिर से खराब हो जाती है, क्योंकि टाइम पर एंटीडोज ना लेने की वजह से इसका ट्यूमर फिर से बढ़ने लगा था और अभी हॉस्पिटल में बेहोश होता है। और डॉक्टर शिनयान को बता देता है, पहले किमसू के ट्यूमर की सर्जरी हो सकती थी, लेकिन इसने अपनी जिद में नहीं करवाई। और फिर एक दिन इसने ऐसी दवाई ले ली जिसकी वजह से इसका ट्यूमर सिकुड़ के बहुत छोटा हो गया और वही दवाई दोबारा ना लेने की वजह से इसका ट्यूमर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और अब तो कोई चांस नहीं है कि ऑपरेशन के बाद ये बचेगा भी या नहीं। और इतना बोलकर डॉक्टर चला जाता है और अब किमसू को होश आता है और सैड होते हुए शिनयान इससे कह रही होती है, क्या ये सब कुछ उस इंजेक्शन की वजह से हुआ? और ये इससे कहता है, क्या बकवास है, तुम्हारे आने के बाद तो मैंने जिंदगी जीना सीखा है। मुझे पता चला कि मोटरसाइकिल में बैठना क्या होता है और तुम्हारी गाड़ी की वो पैसेंजर सीट सब मेरे लिए है और हमेशा मेरे लिए ही रहनी चाहिए। और जब मैं मर जाऊंगा तब तुम वही पर्पल कलर की ड्रेस पहन के आना जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। और क्या तुम एक बार दादाजी को देखने मेरी मदद करोगी? और अब छिपते छिपाते शिनयान और किमसू किम हाउस आते हैं और अपने दादाजी के सामने घुटनों में बैठकर किमसू कह रहा होता है, दादाजी मैं आपसे मिलने आ गया। और रोते हुए शिनयान को सारी बातें बताता है कि दादाजी ने बचपन से उसे एक हायर के रूप में ही पाला है। इस घर में केवल एक दादाजी ही थे जो मुझसे प्यार करते थे और मेरा परिवार थे। और मुझे इस घर का हायर बनाने के लिए कोई भी चीज मुझे पसंद होती, चाहे वो खिलौना हो या फिर खाना, मुझसे दूर कर दी जाती थी कि दादाजी मुझे ऐसा इंसान बनाना चाहते थे जिसके अंदर फीलिंग ना हो। और उन्हें खुश करने के लिए मैं वैसा ही बन गया। मेरे ऊपर काम का बहुत ज्यादा दबाव था जिसकी वजह से मैं सो नहीं सकता था, सोने के लिए हमेशा नींद की गोलियां खाता था। और मेरे हार बनने की वजह से किम फैमिली के बहुत सारे लोग मुझे मारना भी चाहते थे और मैं तो उसी दिन मर जाता, लेकिन तुम मेरी जिंदगी में सुनहरी किरण बन के आई
और थैंक यू सो मच आखिरी बार मुझे मेरे दादाजी से मिलवाने के लिए। और वो शिन्यान इससे कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। और तभी अचानक से यहाँ भागकर एक पागल औरत आती है और ये औरत कोई और नहीं बल्कि किमसू की माँ है। और किमसू से कह रही होती है तुम्हारे पिताजी हमें नहीं चाहते, चलो हम दोनों मर जाते हैं। और किमसू कहता है माँ आपने मुझे पैदा क्यों किया? और ये कहती है मैंने तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हें पैदा किया नहीं, उसने मुझे मजबूर किया। और जोर जोर से चिल्ला रही होती है वो राक्षस है, वो राक्षस है। और किमसू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और अब यहाँ किमसू की बुआ आती है और किमसू की माँ को बहुत अच्छे से संभालती है। फिर किमसू को बताती है वो इंसान कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे दादाजी हैं, क्योंकि तुम्हारे दादाजी की नजरों में औरतों की कोई इज्जत नहीं थी, औरतें उनके लिए सिर्फ पैरों की जूती थी और उन्हें अपने मनमाने ढंग से यूज करते थे। और तुम्हारी माँ के संग भी यही किया। तुम्हारे फादर के चले जाने के बाद अपने घर के बारस के लिए जबरदस्ती तुम्हारी माँ को बांध कर यहाँ रखा, जैसे हम लोग इंसान ही नहीं है, ना ही हमारी कोई इच्छाएं हैं। और अब अपने दादाजी की सच्चाई जानकर किमसू को झटका लग जाता है और अब शिन्यान से संभाल रही होती, शांत कर रही होती है। और फिर किमसू कहता है वो बिल्कुल सही कह रही थी, मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, उनका सामना करूंगा और अपनी जिम्मेदारी उठाऊंगा। और अब किमसू अपनी सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाता है और किमसू का डॉक्टर दोस्त शिन्यान से कहता है अगर हमें वही मेडिसिन फिर से मिल जाए जिसकी वजह से किमसू का ट्यूमर पहले छोटा हो गया था, उसकी हेल्प से शायद किमसू पूरी तरह ठीक हो जाए। और ये बात जानकर शिन्यान अपने घर आती है और शिन्यान का कमरा आज ही बिल्कुल वैसा ही था जैसा शिन्यान छोड़ के गई थी। और यहाँ पर शिन्यान ने वही सारी ढेर सारी कंडी रखी होती है जो सिंजी ने उसे दी थी और इनमें वही ड्रग मिला हुआ है। और अब शिन्यान ये सारी कंडीज ले जाकर डॉक्टर को दे देती है और डॉक्टर इन कैंडीज को एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से किमसू का ट्यूमर बिल्कुल ठीक हो जाता है। और अब खुश होकर किमसू शिन्यान से कह रहा होता है अब हम दोनों भी एक नॉर्मल कपल की तरह अपनी लाइफ जी सकते हैं, चलो शॉपिंग करने चलते हैं। और शिन्यान कहती है मैं शॉपिंग के लिए जरा अच्छी जगह ढूंढ लूं। और शिन्यान को इन सब चीजों का एक्सपीरियंस नहीं होता है, इसीलिए वो जाओ जी को मैसेज करके हेल्प मांग रही होती है, मगर इसे जाओ जी के सजेशन पसंद नहीं आते और अब इसे अपना तरीका सूझता है और ये किमसू को यहाँ शूटिंग के लिए ले आती है। और अब ये दोनों शूटिंग करते हैं और शूटिंग करने के बाद शिन्यान कहती है मुझे भूख लगी, चलो खाना खाने चलते हैं। और किमसू कहता है हाँ मुझे भी खाना खाना है, लेकिन वो जो तुम्हारे हाथ से बना हो। और अब ये दोनों शिन हाउस आते हैं और फादर किमसू को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और इससे कह रहे होते तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हो। और एकदम से इससे बोल देते हैं तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। और ये बात सुनकर किमसू शर्मा जाता है और अब शिन्यान आती है और फादर इससे कहते हैं मैं तुम्हारी माँ के लिए खाना लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकती, क्या तुम रूम में आकर अपनी माँ को देखोगी। और अब शिन्यान किमसू से कह रही होती तुम मेरे पापा से क्या बात कर रहे थे। और शिन्यान के मुझे पापा सुनकर स्टेशन के चलते कदम रुक जाते हैं, क्योंकि आज सालों बाद शिन्यान के मुंह से इन्होंने अपने लिए पापा सुना था और शिन्यान के मुंह से पापा सुनकर इन्हें बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। और अब किमसू शिन्यान से कह रहा होता है शिन्यान तुम्हारी और तुम्हारी माँ का रिश्ता बहुत प्यारा है, मैं कई बार इमेजिन करता हूँ काश मेरी माँ भी मुझे प्यार करती, मेरा ख्याल रखती, लेकिन वो तो हमेशा मुझे राक्षस समझती रही, क्या मैं परिवार का प्यार डिजर्व नहीं करता। और इसकी बात सुनकर शिन्यान उससे कहती क्या हो अगर तुम्हें दूसरी माँ मिल जाए। उनसे कहता है ठीक है, अगर वो दूसरी माँ मेरी मदर इन लॉ है तो मुझे ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर शिन्यान का हाथ पकड़ के खींचकर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और फिर शिन्यान से कह रहा होता है क्या तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग जो तुम्हें पसंद करते हैं। और शिन्यान कहती है हाँ मेरी लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जाओ जी, वो मुझे बहुत पसंद करता है, यहाँ तक कि मुझसे शादी भी करना चाहता है। और ये बात सुनकर किमसू फिर से खांसने लगता है और फिर शिन्यान देखती है कि ये ड्रामा कर रहा था और फिर उससे कहती तुम्हें जलस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। और अब शिन्यान अपनी माँ से मिलने आती है और शिन्यान को देखकर शिन्यान की माँ से कह रही होती है ये तो बिल्कुल मेरी शिन्यान की जैसी लग रही है, क्या तुमने मेरी शिन्यान को देखा है, मैं उसके वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। और ये सब देख और सुनकर शिन्यान थोड़ी इमोशनल हो जाती है और फिर अपने फादर से कहती है आप बाहर जाइए, हमें अकेला छोड़ दे। और अब शिन्यान अपने हाथों से अपनी माँ को खाना खिला रही होती है, खिलाते हुए उस पल को याद करने लगती है जब शिन्यान की माँ शिन्यान को खाना खिलाया करती थी बचपन में। और अब शिन्यान अपनी माँ से कह रही होती है कल हम दोनों चेरी ब्लॉसम देखने चलेंगे। और माँ कहती है मेरी शिन्यान को भी चेरी ब्लॉसम बहुत ज्यादा पसंद है। और अब किमसू और शिन्यान अपना हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और तभी शिन्यान किमसू को रिंग दिखाती है और उससे कहती है ये मैं लेके आई हमारी शादी के लिए। और शिन्यान के मुंह से शादी की बात सुनकर किमसू थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है मुझे किम फैमिली से बेदखल कर दिया गया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। और फिर शिन्यान कहती है मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं, चाहे तुम एक रईस खानदान से हो या फिर रास्ते के भिखारी, मैं तुम्हें सिर्फ एज ए पर्सन देखती हूँ। और अब अपने घुटनों पर बैठकर किमसू को प्रपोज करती है और उससे कहती है क्या तुम जिंदगी की आखिरी सांस तक मेरा प्यार बनोगे। और किमसू कहता है हाँ, जिंदगी की आखिरी सांस तक मैं सिर्फ तुम्हारा बन के रहूंगा। और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।